गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 5 चिकित्सा का चक्कर पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्य के साहित्यकार श्री बेढप बनारसी जी हैं। यह पाठ विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में फंसे लेखक की बड़ी ही मनोरंजक कहानी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस पाठ में लेखक के साथ क्या क्या होता है। इस पाठ में लेखक कहते हैं, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा अर्थात तंदुरुस्त आदमी हूँ। देखने में कोई भी भला व्यक्ति मुझे रोगी नहीं कह सकता और मेरी आयु लगभग 35 वर्ष है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा और लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता। तो आखिर लेखक बीमार होने का आनंद क्यों लेना चाहते थे, बीमार क्यों होना चाहते थे? बीमार होने पर हमें हमारे घर वालों से एक्स्ट्रा केयर मिलती है, तो उसी एक्स्ट्रा केयर को पाने के लिए हमारे लेखक जी बीमार होना चाहते थे। वे चाहते थे कि हंटली के बिस्किट जो उनके पसंदीदा थे पर साधारण अवस्था में उनके घर वाले उनको खाने को नहीं देते थे, तो बीमार होने पर उन्हें वह हंटली के बिस्किट खाने को मिलते और उनकी बीवी यूडिक्लोन की शीशी से तेल लेकर उनके सिर पर मालिश करती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि उनके दोस्त लोग उनके सामने आकर बैठते और बड़ी ही गंभीर मुद्रा धारण करके कहते, कहिए बेढप जी, कैसी तबीयत है आपकी, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं? तो जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे ऐसे प्रश्न करता तो हमारे लेखक जो है वो आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। तो इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए ही हमारे लेखक बीमार होना चाहते थे। तो ईश्वर ने लेखक की बीमार होने की यह इच्छा बड़ी ही जल्दी पूरी कर ली। कैसे? एक दिन वह हॉकी खेलकर घर आए, कपड़े उतारे, स्नान वगैरह किया और लेखक की शाम को ही भोजन कर लेने की आदत थी। पर उस दिन स्कूल में रिफ्रेशमेंट अर्थात जलपान उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था। तो इसलिए पत्नी द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा, खाने के लिए पूछने पर उन्होंने कहा, आज कुछ विशेष भूख नहीं है। तो श्रीमती जी ने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, खा लेते तो अच्छा होता, क्योंकि आज मुझे सिनेमा देखने जाना है और संभव है घर आने में देर हो जाए। यह सुनकर लेखक ने फिर इनकार नहीं किया, लेकिन उस दिन लेखक ने थोड़ा ही खाना खाया। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि लेखक ने उस थोड़े भोजन में क्या क्या खाया। तो लेखक ने भोजन में 12 पूरियां खाई और आधा पाव मलाई खाई। और इतना कुछ खाने के बाद ही उनको पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले भी आए हैं। अब उन्होंने सोचा, रसगुल्ले हैं तो रस तो होगा ही, और यदि उन्हें आज न खाया गया तो संभव है कि कल तक वो खट्टे हो जाएं अर्थात ख़राब हो जाएं। तो उन्होंने एक के बाद एक 6 रसगुल्ले निगलकर चारपाई पर धरना दिया अर्थात आराम करने चले गए। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे क्या भोजन तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, पर बच्चों हमारे लेखक के अनुसार तो यह भोजन थोड़ा ही था। और इस थोड़े से भोजन को खाने के पश्चात लेखक के साथ क्या होता है, आइए देखें। एकाएक रात को 3 बजे लेखक की नींद खुली। ऐसा लगा नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कौंच रहा हो। परंतु हमारे लेखक को भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए उन्होंने औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी रखी थी। तो उन्होंने उस शीशी से एक बूंद दवा लेकर पी ली। कुछ समय पश्चात दूसरी बार भी दवा पी ली, कुछ समय पश्चात तीसरी बार भी पी ली। इस तरह सुबह होते होते तक उस दवा की शीशी ही खत्म हो गई, परंतु लेखक के दर्द में किसी भी तरह की कमी नहीं हुई। अब सुबह होते होते लेखक ने सोचा कि अब तो किसी डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब को लाया गया और वे इक्के पर तशरीफ़ लाए। लेखक अपना पूरा हाल भी न बता पाए थे डॉक्टर को कि डॉक्टर ने कहा, ज़बान दिखलाइए। अब लेखक कहते हैं, प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, कुछ वैसा ही मज़ा शायद डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। तो यहाँ पर लेखक ने हास्य व्यंग्य का एक उदाहरण दिया है। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करिए, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपके पेट का दर्द वैसा ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो हिंदुस्तान की बहुमूल्य चीज़ों को देश से बाहर भेज रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा कि चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ पर दवा ताज़ी मिलती है। और साथ ही साथ गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ कर दी गई। पर लेखक के पेट को सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर उनके दर्द में किसी भी तरह की कमी नहीं हुई। आप
दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, पर दर्द ने लेखक से ऐसा प्रेम दिखाया कि हटने का नाम ही ना ले रहा था। यहाँ पर फिर उन्होंने हास्य का एक उदाहरण पेश किया है। अब लोग देखने आने लगे तो आखिर में लेखक की वह इच्छा पूरी होने लगी जो कि वह जिन चीज़ों का वह आनंद लेना चाहते थे। उनके घर पर मेले जैसा माहौल होने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखा जाए। हाँ, एक विशेषता थी कि जो कोई भी आता वह अपने साथ एक न एक नुस्खा लेकर आता। नुस्खा अर्थात कागज़ पर लिखी हुई दवाई व उसकी सेवन विधि। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो। तो खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो। 3 दिन बीत गए पर दर्द में कोई कमी नहीं हुई। लोग अब भी उनको देखने के लिए आते पर किसी अन्य विषय पर चर्चा करने लगते, जैसे प्रसाद जी का अमुक नाटक की रंगमंच की दृष्टि से कैसा है, अमुक व्यक्ति हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। अब हमारे बेचारे लेखक को भी कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता था। और ऊपर से जो आने वाले लोग होते थे वो पान और सिगरेट का मज़ा अलग से लिया करते थे। पर हमारे लेखक के पेट के दर्द में कोई कमी नहीं हो रही थी। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इसी तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। तो लेखक दूसरों की सलाह पर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलवाया गया। आप लोग डॉक्टर का नाम सुनकर हंसेंगे पर यह मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो उनके माता पिता का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखने के लिए कहा जाता तो मैं कोई बड़ा सा साहित्यिक नाम रखता, पर वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर व्यंग्य किया गया है जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह चूहा लोगों की चीज़ों को कुतर कर नष्ट कर देता है, ठीक उसी तरह चूहानाथ कातर जी लोगों के जेब में रखे हुए पैसों को खर्च करवा कर ख़त्म करवा देते थे। उनकी फ़ीस 8 रुपये थी। उस ज़माने में उनकी फ़ीस 8 रुपये थी जब 1-1 रुपये का बहुत ज़्यादा मूल्य हुआ करता था, और साथ में मोटर से आने की वजह से 1 रुपया अलग से देना पड़ता था क्योंकि वे लंदन से डिग्री लेकर आए थे। जैसे कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही डॉक्टरों की फ़ीस भी रात में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक बार फिर डॉक्टरों की फ़ीस पर व्यंग्य किया गया है कि यदि रात में उनके देखने के समय के समाप्त होने के बाद यदि आप उनको बुलाते हैं तो उनकी फ़ीस और बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए और आते ही उन्होंने कहा धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाता है। और इसके बाद उन्होंने एक दवा लिखी, 2 रुपये में वह दवा लाई गई। इसके बाद डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सी सुई लगाई और उसके बाद पिचकारी में दवा भरकर लेखक के पेट में वह सुई कौंच कर चुभो दी और डॉक्टर साहब कुछ सांत्वना देकर चले गए। और उसके बाद लेखक को नींद आ गई। फिर जब वह उठे दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी पीड़ा रफू चक्कर हो चुकी थी, अर्थात गायब हो चुकी थी। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द व्यंग्य आप बार बार सुन रहे हैं। तो व्यंग्य का अर्थ क्या होता है? व्यंग्य अर्थात हंसते हंसते ताना देना या उपहास करना या मजाक उड़ाना। कोई 2 हफ्ते उनको पूरी तरह ठीक होने में लगे और वो बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीते रहे। दवा के स्वाद का क्या कहना, दवा इतनी कड़वी थी कि शायद मुर्दे के मुंह में भी डाल दी जाती तो वह भी तिलमिला कर उठ जाता। अब 15 दिन बाद लेखक डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए उनके घर गए और यह भी पूछा कि अब दवा पीने की कोई आवश्यकता तो नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो आपकी इच्छा है, पर अगर काफ़ी एहतियात ना करेंगे, सावधानी ना रखेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। वो तो आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं कि वो सही समय पर आपको मेरे पास ले आई, वरना उनको तो ज़िंदगी भर रोना पड़ता। तो आप कुछ दिन और दवा पीजिए। इसके बाद डॉक्टर महोदय ने उनको और उनकी पत्नी को ऐसे ऐसे मर्जों के नाम बताए, अर्थात बीमारियों के नाम बताए कि हमारे जो लेखक थे वे बड़े ही डर गए और उन्होंने सोचा कि भला ऐसी ऐसी बीमारियां भी मुझे हुई जिसका नाम साधारण तो क्या बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो ये मर्ज सभी डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर चूहानाथ जी को ही मालूम है? खैर, उन्होंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक दर्द रूपी फौज ने
उनके शरीर रूपी किले पर एक बार फिर से हमला कर दिया। डॉक्टर चूहानाथ जी ने जिन भयंकर बीमारियों का नाम लिया था, अब हमारे लेखक की रोती हुई आंखों के सामने उन बीमारियों के नाम घूमने लगे और वो सोचने लगे कि हो ना हो उन्हीं बीमारियों में से किसी एक बीमारी ने मुझ पर हमला किया है। अब डॉक्टर साहब के यहाँ तुरंत एक आदमी भेजा गया, पर वह आदमी तो बिना मांगी पत्रिका की तरह वापस लौट आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बीच बीच में हास्य के कुछ उदाहरण को पेश किया है। इधर लेखक की हालत क्या थी कि उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो भी संभवतः समाप्त ना हो। शॉर्ट हैंड अर्थात विस्तार से लिखी गई बातों को कम से कम शब्दों में लिखना। तो यहाँ पर एक बार फिर हास्य व्यंग्य का उदाहरण दिया गया है। उधर लेखक हवाई जहाज़ के पंखी की तरह तेज़ी से करवटें बदल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, और इधर घर वालों की और मित्रों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अर्थात बहस हो रही थी कि अब किसको बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति को ना कोई किसी की बात मानता था और ना ही कोई निश्चय हो पा रहा था, क्योंकि जिस तरह निशस्त्रीकरण सम्मेलन में कोई भी देश एक दूसरे की बातों को मानना नहीं चाहता है, ठीक उसी तरह के कुछ हालात लेखक के घर में भी थे। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, लेकिन अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई और इसके बाद कोई एक सज्जन उनको बुलाने भेजे गए। 45 मिनट बीत गए परंतु वैद्य जी नहीं आए, और इधर लेखक का दर्द आयकर अर्थात आमदनी पर लगे हुए टैक्स के समान बढ़ता ही जा रहा था और उनकी बेचैनी भी बढ़ते जा रही थी। और इसके बाद में और लगभग आधे घंटे बाद वैद्य जी तशरीफ़ लाए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक जनेऊ भी पहना था। अब उन्होंने लेखक से कुछ भी नहीं पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी और फिर दूसरे हाथ की 5 मिनट तक देखी और कहा वायु का प्रकोप है, अर्थात गैस की प्रॉब्लम है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है। मंदाग्नि अर्थात पाचन शक्ति की दुर्बलता, प्रादुर्भाव अर्थात उत्पन्न होता है, तब शूल का कारण बनता है। तो इस वजह से यह पेट में दर्द का कारण बन जाता है। अब लेखक कहते हैं कविराज जी पता नहीं क्या क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर में उनसे ना रहा गया और उन्होंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी से आपटे का कोष तो ले आइए, जिसमें तरह तरह के बीमारियों के नाम और उनकी वजह दी गई थी। यह सुनकर लोग चकराए। उन लोगों को संदेह हुआ कि आप लेखक होश में नहीं हैं। तो लेखक ने कहा दवा तो बाद में होगी, पहले मैं यह तो जान लूँ कि मुझे बीमारी क्या हुई है। लेकिन इसके बाद वैद्य जी चरक और शुश्रुत के श्लोक सुनाने लग गए और कहा मैं दवा दे रहा हूँ, इसे अदरक के रस के साथ सेवन कीजिएगा। इसके बाद चलिए फीस देकर वैद्य जी से पिंड छुड़ाया गया। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम हो जाता था पर पूरा ना गया। दर्द तो इस तरह का हो गया था कि जिस तरह सीआईडी किसी मुजरिम का पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरह दर्द भी लेखक का सीआईडी की तरह पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब लेखक चारपाई पर पड़ा रहने लग गया। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम कम देती थी, दिमाग ज़्यादा चाटती थी। तो एक सज्जन उनको देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा साहब आप लोगों को अपने देश का ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखाइए। तो लेखक ने मन में सोचा कि मैंने वैद्य महाराज को तो दिखा ही दिया है, अब हकीम भी सही। अब हकीम साहब आए। तो लेखक कहते हैं कि यद्यपि मैं तो अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल ही लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र किए बिना मुझसे ना रहा जाएगा। बनारस में बहुत तेज़ सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी उन्हीं कपड़े पहनने का तो वक्त आ ही गया था। पर हमारे हकीम साहब तो चिकन का कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में चूड़ीदार पैजामा पहने हुए थे और उनका जूता कामदार दिल्ली वाला था। और हमारे हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि ऐसा मालूम पड़ता था कि अपनी सारी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में ही बांट दी है। और हकीम साहब में नज़ाकत की बला भी थी। आते ही लेखक ने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में दिया और कहा मिजाज कैसा है। लेखक ने कहा मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था, अब यह ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा यार अब आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। बेजार अर्थात दुखी, नाराज़।
भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज़ तो दिखाइए, खुदा ने चाहा तो आनन फानन में आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो लेखक ने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है कि आप मिनटों में दर्द गायब कर देते हैं, बीमारी को ठीक कर देते हैं, इसलिए आपको तकलीफ़ दी गई है। तो ठीक है, आप अपना इलाज शुरू करिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज़ देखा और फिर कहा, मैं नुस्खा लिख कर दे रहा हूँ, इसे आप वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी, अर्थात शिफा अर्थात फ़ायदा। हकीम साहब चलने को तैयार हुए और उठते उठते बोले कि एक बात का ख्याल रखिएगा, आजकल लोग दवाइयाँ बड़ी पुरानी रखते हैं, पर मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है। तो यहाँ पर भी हास्य व्यंग्य किया गया है कि डॉक्टर ज़्यादातर यही चाहते हैं, डॉक्टर वैद्य, कि उनके पास से ही दवाई भी ली जाए। अब इसके बाद दर्द थोड़ा सा कम हो गया था, परंतु दुर्बलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो इतने ज़्यादा दुर्बल हो चुके थे लेखक कि वह दिन भर चारपाई पर ही पड़े रहते थे। कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और उनके घर वालों को भी उनके दर्द के बारे में विशेष चिंता होने लग गई। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा करवाओ, किसी ने कहा यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज करवाइए, देखिए कितनी जल्दी लाभ होता है। साहब, इन छोटी छोटी गोलियों में कितना जादू होता है। तो यह गोलियां जादू जैसा काम करती हैं। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, मिनटों में आपका दर्द हवा हो जाएगा। आप लेखक के ससुर जी एक डॉक्टर को लेकर आए। इसी बीच लेखक के नानी की मौसी भी उनको देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से लेखक को देखा और देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। ऊपरी खेल अर्थात जादू टोना। तो लेखक ने पूछा, नानी जी ये ऊपरी खेल क्या है? तो उन्होंने कहा, बेटा सब कुछ किताबों में ही थोड़ी ना लिखा होता है, बात यह है कि तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। और वे लेखक की स्त्री और माता जी की ओर देखकर बोलने लगी कि देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, इसके ऊपर किसी चुड़ैल का बहुत गहरा साया है, किसी ओझा को बुलाना चाहिए। तो लेखक ने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तो लेखक की पत्नी ने समझाया कि आखिर तुम सब लोगों की बातें मान क्यों नहीं लेते हो। तो लेखक के दर्द में तो किसी विशेष प्रकार की कमी नहीं हुई और ओझा से तो कोई आशा ही नहीं थी। बीच बीच में दवा भी चल रही थी। अब लेखक ने सोचा कि अब मैं लखनऊ जाकर इलाज करवाऊंगा। तो सारी तैयारियां हो गई थी। में एक मेहरबान एक और डॉक्टर को लेकर आए। उस डॉक्टर ने आते साथ ही कहा कि ज़रा मुँह तो दिखलाइए। तो लेखक ने कहा, मुँह जीभ जो चाहे देखिए। इसके बाद डॉक्टर ज़ोर से हंसे। तो लेखक बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि इस तरह की हंसी तो किसी कवि सम्मेलन में बेढंगी सी कविता पढ़ने के समय ही सुनाई देती है। तो उस डॉक्टर ने कहा, किसी डॉक्टर को यह नहीं सूझा कि तुमको पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। तब लेखक ने कहा, अब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर अपने सारे दांतों को निकलवा दीजिए। लेखक ने मन में सोचा कि दांत निकलवाने के लिए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि दांत निकलवाने में कोई तकलीफ़ ही नहीं होती है। तो खैर लेखक ने रात भर सोचा और उसके बाद में यह निश्चय किया कि डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। तो दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया गया तो उन्होंने बताया 3 रुपये एक दांत उखाड़ने के लगेंगे और पूरे दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, और इसके अलावा नए दांत नकली दांत बनवाने के लिए अलग से पैसे लगेंगे। तो इतना बड़ा खर्च सुनकर तो लेखक के पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लग गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है। तो वे गए और अपनी पत्नी से पैसे मांगे। पत्नी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने पूरा हाल कह दिया। अब पत्नी बोली, तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। अब लेखक ने कहा, जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो तुमने मेरे इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाए? तो बच्चों, इस पाठ से हमें पता चलता है कि आवश्यकता से अधिक भोजन करने से हमारे साथ क्या होता है और हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह तो हुआ इस पाठ का साधारण सा अर्थ। पर असल में
इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमारे देश में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों, वैद्यों, हकीमों तथा ओझाओं पर अच्छा खासा है। यह पाठ श्री बेढप बनारसी जी द्वारा रचित हास्य एवं व्यंग्य का उत्तम उदाहरण है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण बोर्ड से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको हिंदी की अगली क्लास में दिए जाएंगे। धन्यवाद।